चलो, तो आगे डिस्कस करने वाले हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है? कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कूलम्ब थे कौन, तो ये एक फ्रांस के फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 1785 में 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है? तो उसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है? अब वो फोर्स क्या होता है, तो जब भी आप चार्जेस को, भी हमने देखा था कि जब भी चार्जेस को आप सेम नेचर के चार्जेस को पास में लेके आते हो, उनके बीच में रिपल्शन काम करता है, तो वो रिपल्शन का फोर्स होता है। और जब डिफरेंट नेचर के चार्जेस को आप पास में लेके आते हो, तो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है? तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो भी फोर्स होता है, उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने बताई थी कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है? अगर चार्जेस की वैल्यूज दी गई हो और ये पता हो कि चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखा गया था, तो उनके बीच में कितना कितना फोर्स जनरेट होगा, वो बताने का काम इन्होंने करा था कूलम्ब ने, ठीक है? तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या चाहिए होगा कि आपको 2 पॉइंट चार्जेस चाहिए होंगे। ये याद रखना कि जब भी आपको कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर, पॉइंट चार्ज एक होगा, नाम देते हैं Q1, और एक होगा Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस कुछ तो होगा। डिस्टेंस को सपोज करते हैं कि r डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है? ये आपके पास में 2 पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 भी पॉइंट चार्ज है और Q2 भी पॉइंट चार्ज है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा था कि 2 पॉइंट चार्जेस को लिया था। सपोज करते हैं कि Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है, तो उनको जब इतने डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो उनके बीच में देखो, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्शन काम करेगा, जाहिर-सी बात है। माइनस माइनस है तो भी रिपल्शन काम करेगा, और एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक? तो उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने कंबाइन एक लॉ दिया था। तो वो लॉ क्या कहता है, तो उस लॉ के हिसाब से कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, हम लोग उसको F से दिखाने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है? Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, वो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेगा, पहली चीज। दूसरी, जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला है, ये चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, दूसरी चीज है। और पहली चीज, चार्जेस के बीच में जो भी चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, उन मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उस मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? उसके बाद इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों को जब मर्ज करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इस तरीके से दिखेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब ये दोनों इक्वेशन को जब एक साथ मर्ज करोगे ना, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? आगे एक चीज याद रखना, जब भी आपको ये प्रोपोर्शनल वाली साइन कहीं दिखे, ठीक है, और इसको हटाने का मन करे ना, तो इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म का यूज करा जाता है हमेशा। जब भी इस प्रोपोर्शनल वाली साइन को हटाना होगा, तो आपको एक कांस्टेंट टर्म यूज करना होगा। और इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में यूज करा जाता है स्मॉल के, ठीक है? स्मॉल के नाम का एक कांस्टेंट टर्म यूज करा जाता है, ठीक है? ताकि ये प्रोपोर्शनल की साइन कट जाए। जैसे स्मॉल के यूज करेंगे, इक्वल की साइन लगाएंगे, साथ में Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये होता है आपके कूलम्ब फोर्स का वैल्यू। F इज इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको कूलम्ब फोर्स कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है? बहुत सारा नाम होता है इसका। आगे के को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? के जो है आपका एक कांस्टेंट टर्म है। आगे ये जो के है ना, स्मॉल के, इस स्मॉल के की एक वैल्यू भी होती है। हाँ, ये स्मॉल के जो है ना, इस स्मॉल के की एक वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में। स्मॉल के जो है उसकी एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और ये जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें ये जो 4 है नंबर है, पाई आप जानते हो 3.14 होता है, फिर 22 डिवाइड बाई 7, 22/7 ये होता है। एक और अपसाइलन नॉट, ये जो अपसाइलन नॉट होता है ना, इसको कहा जाता है परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इस टर्म का नाम है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है या इप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। ये चीज दिखाता है। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर वैक्यूम, ये होता है, ठीक है। तो फ्री स्पेस में परमिटिविटी को दिखाना हो तो आप एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और उस एप्सिलॉन नॉट की उस टाइम पे वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की। और ये जो आपका पूरा टर्म है, जो आप ये वैल्यूज पुटअप करेंगे ना और कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल में, ठीक है। जब आप ये वैल्यूज रख के कैलकुलेट करोगे तब आपको मिलेगी डायरेक्ट, हम डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्मॉल के या फिर 1/4 की ये दोनों एक ही चीज होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में। फिलहाल ये जानो कि जो स्मॉल के होता है वो कांस्टेंट टर्म यूज, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म हमने यूज करा था। और उस स्मॉल के को मतलब उसकी एक वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और उस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की भी एक वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। और जब ये वैल्यूज रख के आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो वो फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। F इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और कहाँ गया ये 9 इंटू 10⁻9, या फिर आप ये भी कर सकते हो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप इस तरीके से भी ये फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, तीनों सेम है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, डिराइव करा है ना, ये फॉर्मूला डिराइव करा गया है फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या वैक्यूम के लिए। जब भी आपके पास में कोई मीडियम या फिर जब भी ये चार्जेस को एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखा जाएगा उस टाइम पे आपको ये फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और मीडियम आता है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इधर लिखते हैं फॉर मीडियम, ठीक है। फॉर एनी मीडियम, अगर आपके पास भी कोई मीडियम है तो उस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला आप लिखोगे F इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और उधर एक टर्म बढ़ाओगे कैपिटल के, ठीक है। ये जो कैपिटल के है ना, ये मीडियम के बारे में बताएगा कि कौन सा वाला मीडियम आपका है, ठीक है। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, कैपिटल के को डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्मॉल के की वैल्यू ये होती है, कैपिटल के की वैल्यू हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो कैपिटल के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो जब किसी मीडियम छोड़ के तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। कैपिटल के को बढ़ा लेना, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है, अगर आपके पास में प्योर वाटर, आपके पास में अगर प्योर वाटर है तो उस टाइम पे इसका वैल्यू होता है 80। और ज्यादातर केस में जब भी आपसे क्वेश्चन वगैरह करेगा ना तो या तो पूछता है, ठीक है। और मेटल के केस में इनफाइनाइट होता है, ठीक है। किसी मेटल का अगर आपसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाए, मतलब कैपिटल के का वैल्यू पूछा जाए, तो वो इनफाइनाइट होता है। एयर और वैक्यूम का भी लिख लो, एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए एक होता है। इसीलिए जब ये फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे ना तो एयर या वैक्यूम के लिए जब भी निकाला जाता है तो अगर के की वैल्यू 1 रखते हो ना तो जाहिर सी बात है के हटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये ठीक है, तो एयर या वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और अगर किसी मीडियम के लिए अप्लाई करना हो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई या फिर मल्टीप्लाई कैपिटल के से मल्टीप्लाई करना Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जो किसी मीडियम के लिए पूछा जाए। और ज़्यादातर मीडियम में सपोज मेटल और एयर, ये दो ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ हो गया, ठीक है, हो गया। आगे इनको नोट करो तो हम लोग इसके
वेक्टर फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करते हैं, है ना। इनको नोट करिए, तो इनके हम वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आगे हम लोग इसके ना वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म अगर बताना कि जो भी फॉर्मूला था, अगर मीडियम के लिए था तो ये फॉर्मूला, या वैक्यूम के लिए था, नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक डायमेंशन तैयार करना होगा, कोऑर्डिनेट तैयार करना होगा 3D डायमेंशन का, जिसमें होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसका ये सेंटर है ओ, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए अगर आप वेक्टर पढ़ के आए हो 11वीं क्लास में तो आप जानते हो आई कैप यूज करते हैं डायरेक्शन को साइन के लिए, डायरेक्शन के लिए। वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, और जेड कैप के लिए, जेड के लिए के कैप यूज करते हैं, ये इसके डायरेक्शन के लिए होता है। अब आगे सुनो, करना क्या रहेगा, जब भी आप इसके वेक्टर फॉर्म को निकालने जाओगे ना, तो करना क्या, जो भी आपके पास में चार्जेस था, हमने क्या करना था कि दो चार्जेस को लिया था, Q1 और Q2। हमारे पास दो चार्जेस थे, उन चार्जेस को हमने एयर या वैक्यूम में कुछ डिस्टेंस पे रखा था, तो हम वही करने वाले हैं। जो भी चार्जेस था हमारा Q1 और Q2, उनको किसी एक प्लेन को उठाना, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई एक प्लेन उठाना, उस प्लेन के अंदर Q1 और Q2 चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रख देना। तो सपोज करते हैं Q1 और Q2 चार्ज को हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखोगे तो करोगे। जैसे इन चार्जेस को रखोगे, उसके बाद जब आप वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने जाओगे, तो एक काम करना, इसके ओरिजिन से ये Q1 और Q2 को पहले मिला लेना, ठीक है। Q2 को मिलाओगे तो आपको दो डायरेक्शन डिस्टेंस फिर से मिलेगा। इसके लिए नाम दे देना R1, इसके लिए नाम दे देना R2, ठीक है। और इसको जब भी लिखना तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखना, R1 और R2, ठीक है। इनको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है ना। इनको ना पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना, तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आपके पास में R1 है, R2 है और R है, ये तीन पोजीशन वेक्टर आपके पास में। ये जो बताने का काम कर रहा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएगा। ये R1 ये सेंटर से Q1 के बीच का डिस्टेंस बताएगा, R2 सेंटर से Q2 के बीच का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। ये करने के बाद जब ये कर लोगे, तो उसके बाद जब आप फोर्स अप्लाई कर लोगे, मतलब ये जब भी चार्जेस को पास में रखेंगे, तो फोर्स अप्लाई होगा, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। जो भी फोर्स अप्लाई होगा, तो सपोज करते हैं कि Q1 पहले Q2 को फोर्स लगाता है, ठीक है। जब भी ये चार Q1 जो है Q2 को फोर्स लगाएगा, Q2 जो है Q1 को फोर्स लगाएगा, ये दोनों काम करेंगे। Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा। जब भी आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे, तो जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो उसको आप नाम देना वेक्टर F12, मतलब जो भी वेक्टर F21 लिखना, ठीक है। F21 का मतलब कि Q1 ने Q2 को कोई फोर्स लगाया है, और जब Q2 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा, तो उसको नाम देना F12, वेक्टर F12। इसका मतलब कि Q2 ने Q1 पे कोई फोर्स लगाया है, Q1 ने Q2 पे कोई लगाया है, और दोनों अगर सेम नेचर के हुए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर, ठीक है। और अगर डिफरेंट नेचर के हुए तो दोनों पास में आएंगे, डिफरेंट नेचर के हुए तो पास में आएंगे, अपोजिट नेचर के हुए तो दोनों दूर दूर जाएंगे, ठीक। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, ठीक है, उसका नाम देंगे हम लोग F21। Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, उसको नाम देंगे F12। अब जब ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो फोर्स की वैल्यू में क्या एड अप करेंगे, जो भी हमारा नॉर्मली फॉर्मूला था। देखो, हम ये काम कर रहे हैं, हम सपोज कर देते हैं कि हम लोग ये काम एयर या वैक्यूम के लिए निकालने वाले, ठीक है। हम पहले ही मान लेते हैं कि एयर या वैक्यूम के लिए निकालने वाले, किसी मीडियम के लिए निकालना हो, तो जो भी फॉर्मूला आएगा ना, उसमें एक कैपिटल की बढ़ाते हैं, तो आपका मीडियम के लिए निकल जाएगा, ठीक है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला ये था कि F4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर चाहिए होता है। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना था, तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या था कि जब Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया था, तो उस टाइम पे जब फॉर्मूला लिखने जाओगे, तो आपको क्या करना होता है कि वेक्टर वाले कंडीशन में आपको एक डायरेक्शन वाली चीज अप्लाई करनी होती है, उसमें आपको डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट लिखना चाहो ना, तो सिंपल सा लैंग्वेज में ना, इधर आर कैप बढ़ा लेना, ठीक है। ये आर कैप बढ़ा लेना बस, ठीक है। जैसे ही आर कैप बढ़ा लोगे ना, इस आर कैप को ना यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इस आर कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, इसके डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में ये चलने वाला है,
ठीक है। और जैसे ये आर कैप बढ़ा लोगे आपका ये फॉर्मूला तैयार वेक्टर फॉर्म में, ये फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है। ठीक वैसे ही सेकंड केस के लिए जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप ही बढ़ाना है, बस इसमें माइनस लगा देना। माइनस इसलिए लगाना पड़ेगा इस साइड जा रहा था वेक्टर, दूसरे टाइम पे जब ये F12 निकालेंगे तो F12 देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप इसको ये माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आर कैप बढ़ा लेना, आपका ये F12 का फॉर्मूला निकल जाएगा। और जैसे ये दोनों को मिलाओगे वो दोनों फॉर्मूला लगभग सेम सेम है, तो ये आपको ये F12 जो मिलेगा वो माइनस F21 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कि आर कैप जो भी फॉर्मूला होता है उसमें बस आर कैप बढ़ा लो, काम तैयार। ठीक है, चलो एक और चीज, इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हो, ये वेक्टर आर की वैल्यू निकाल के, जो हमने ये आर लिखा है ना उस वेक्टर आर की वैल्यू निकालो। अच्छा, ये आर की वैल्यू होती है, देख लो, जो आर कैप है ना उसकी वैल्यू होती है वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये इसकी वैल्यू होती है आर की। ठीक है, और एक और लैंग्वेज में इसको लिखना हो तो वेक्टर आर डिवाइड बाई आर, ये इसको ऐसा लिखा जाता है, ये आर कैप की वैल्यू होती है। और अगर ऐसे लिखना चाहो तो इसी में अप्लाई करोगे, कोई एक में अप्लाई कर देते हैं, दोनों में कर लेना। ठीक है, किसी एक में अप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप की जगह पे ये वाली वैल्यू पुटअप करोगे तो वेक्टर आर डिवाइड बाई आर ये मल्टीप्लाई करना होगा, और ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ये F12 का निकला फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है आपका कि आप आर कैप का वैल्यू रख लो तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनेगा कि आप वेक्टर आर की वैल्यू निकालो, जो वेक्टर आर हमने खींचा है ना उसका वैल्यू निकालो। और जब वैल्यू निकालने जाओगे तो वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, जब F21 का निकालना होगा, जब F21 का फोर्स लगाओगे तो जो हमने डिस्टेंस लिखा है r, तो आपको लिखना पड़ेगा R21। और जब आप ये F12 का निकालने जाओगे तो F12 के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे R12, तो ये डिस्टेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। उसी में अगर आपको और बढ़ाना हो तो R12 और R21 की वैल्यू निकालो। R21 की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या करना होगा, R2 में से R1 माइनस कर लेना। ठीक है, और R12 निकालना हो तो R1 में से R2 माइनस कर लेना। ठीक है, और जब ये माइनस करोगे और इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे ना तो वही R2 में से R1 को माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यही माइनस जो आपका ये माइनस आया था ना, यही माइनस इसीलिए आया था, ये माइनस था। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिखा था। ठीक है, तो यही माइनस आता है, तो ये आप ये काम कर सकते हो। तो अब चाहो तो ये फॉर्मूले को इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हो। F12 का चेंज करना हो तो F12 केस में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q1 Q2 डिवाइड बाई F12 का है तो नीचे लिखोगे R12। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर में है तो लिखेंगे मॉड में स्क्वायर। ठीक है, और R12 का कैप, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर उससे आसान तरीका ये है ना। और ये F21 का निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21। ठीक है, इसका स्क्वायर था और साथ में कैप, तो R21 का कैप। बाद में इसकी वैल्यू पुटअप कर लेना, हो जाएगा। इनकी वैल्यूज पुटअप कर लेना तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला फिर से आपको डिराइव करके मिलेगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी आप वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, और बाद में अगर इस तरीके से निकालते हो तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों समझ में आ ठीक है, तो आप इसको नोट करिए।